ओके स्टूडेंट्स, देन अभी हम लोग बात करने वाले हैं एस.सी. वर्मा साहब की जो बुक आती है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उस बुक के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों है, क्यों आज भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे फॉलो करते हैं भाई, जबकि ये बहुत ही पुरानी बुक है। मार्केट में इसके बाद बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सी फेमस राइटर की बुक, डी.सी. पांडे, आशीष अरोड़ा साहब की बुक आई। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सारी बुक्स जेई के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखकर भी लिखी गई है। उसके बावजूद एस.सी. वर्मा ही क्यों लोग फॉलो करते हैं या क्यों सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो इन सारी बातों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। दिस इज राहुल कुमार, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो डैट कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। स्टूडेंट, अब एक बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि जेई में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल नए होते हैं। नए होते हैं कहने का मतलब है कि वो किसी पार्टिकुलर बुक से नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो डी.सी. पांडे हो, एस.सी. वर्मा हो, एन.सी.ई.आर.टी. हो, किसी भी बुक से क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। तो हम किसी बुक को फॉलो क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, आप किसी राइटर की बुक को फॉलो करते हैं तो राइटर ये एज्यूम करके, ये मान कर चलता है कि अगर आपने उसके सारे न्यूमेरिकल्स को बना लिया तो आप जेई के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं कि भाई इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। राइटर इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करता है या इस तरह से बुक को लिखता है, एंड दैट्स वाई हम किसी पार्टिकुलर बुक को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ से मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब क्वेश्चन बिल्कुल नए होते हैं, किसी पार्टिकुलर बुक से तो क्वेश्चन डायरेक्ट दिए नहीं जाते हैं, तो आप जेई के क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो। वो जो कहते हैं क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया और जब जेई में आप गए तो वहाँ पे आपको टाइप एक्स वाला प्रॉब्लम आ गया। भाई आपने तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं किया, तो वहाँ पे आपको परेशानी हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेई में अच्छे रैंक हासिल करने के लिए या इवन क्वालिफाई करने के लिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी टाइप पर बेस्ड है, टाइप 1, 2 टाइप पे बेस्ड है, या फिर शॉर्टकट ट्रिक्स पर बेस्ड है, या फिर आपका स्ट्रैटेजी इस तरह से रहा कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम को 2-3 स्टेप में बना सकते हैं, तो आपको जेई में परेशानी हो सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि एस.सी. वर्मा क्यों इतनी पॉपुलर है या एस.सी. वर्मा में ऐसी क्या खास बात है। पहली जो बात होगी वो इसकी थ्योरी को लेकर होगी, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की, किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और देयर आफ्टर भाई इसमें किस तरह के प्रॉब्लम दिए गए हैं जो ये आज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। स्टूडेंट, एस.सी. वर्मा में जो थ्योरी दी गई है अनडाउटेबली अगर डी.सी. पांडे साहब की बुक से कंपेयर करें तो कहीं ज़्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की गई है, कहीं ज़्यादा क्लियर वे में दी गई है। जैसे एक एग्जांपल की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो होता है वो ये कहता है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगाया जाए। भाई ये हम लोग 9-10 से पढ़ कर आते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डी.सी. पांडे में भाई सिंपल इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ये होता है, अपना लैंग्वेज में लिख दिया गया। लेकिन अब जब आप 11th-12th में आ चुके हैं और स्पेशली जब आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपका इतने से काम नहीं चलने वाला है। अब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को आपको फर्दर आपको इलेबोरेट करना होगा, कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करना होगा जेई लेवल तक के लिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एस.सी. वर्मा साहब में इसे कितने क्लियर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, और इनफैक्ट इसे ही कंसेप्ट कहते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता जाएगा जब तक कोई नेट फोर्स उस पर ना लगे। इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन में मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये हो जाता है कि उस पर नेट फोर्स 0 है। मतलब A = 0 ये तभी होगा इफ F = 0। कहने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं भाई कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, किसी एक्सेलरेशन में मूव नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 है। हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। हम ये जरूर कह सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि उस पर नेट फोर्स 0 है। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्वियस नेट फोर्स 0 है, और अगर फोर्स लग भी रहा है तो इस तरह से और इतने सारे फोर्स लग रहे हैं कि नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। तो दिस इज कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि वो रटा हुआ टाइप का आप 9-10 टाइप से यहाँ पे पढ़ के आ गए तो ये आपका जेई में काम चलने वाला, इसे कंसेप्ट कहते हैं। तो ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, और इसे और भी देखिए अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, जो कि डी.सी. पांडे में ऐसी किन्हीं बातों को चर्चा नहीं किया गया। यहाँ पर आप देखिए एस.सी. वर्मा में
आपको बहुत ही अच्छे ढंग से एक एग्जाम्पल के साथ से एक्सप्लेन किया गया कि भाई कैसे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही वैलिड है। अब जाहिर सा बात है आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने अभी नहीं पढ़ा है तो ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये सब जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ इसे आप ऑब्वियसली पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको यहाँ पे समझना है कि भाई हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि रेस्ट है तो रेस्ट में, मोशन तो मोशन में, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसमें और भी कुछ कंसेप्ट हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसे बहुत ही अच्छे ढंग से एस.सी. वर्मा साहब ने एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में कि अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन किसी पार्टिकुलर कंसेप्ट पर बेस्ड दे दिए जाते हैं तो उसे हम कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरह से अटेम्प्ट लेते हैं। स्टूडेंट, अगेन मान लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की ही बात करें तो देखिए, जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसे किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 स्टेप्स में हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई डीसी पांडे में तो इसे क्लियरली लिख दिया गया है भाई, आपको लैंग्वेज भाई एक एज ए रेडी रेफरेंस के हिसाब से इनफैक्ट ये बुक सही है, तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो फिर ये आप इसकी थ्योरी को डायरेक्ट पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, अच्छा ये स्टेप होता है। लेकिन जहाँ तक कंसेप्ट क्लियर करने की बात है जो कि मैंडेटरी है जेई के लिए, तो अब यहाँ पर एस.सी. वर्मा साहब ने इसे कैसे क्लियर किया है ये आप देखिए एक एक करके भाई। कि आप जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो पहले आप सिस्टम को चूज करते हैं। आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है, जो सिचुएशन दिया गया है, उसमें कैसे आप सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। देयर आफ्टर आपको फिर फोर्स को दिखाना होता है कि कौन कौन से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, और देयर आफ्टर लास्ट में हम लोग FBD फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप आप देख सकते हैं, इवन एग्जाम्पल लेके आपको हर स्टेप में बताया गया है कि किस तरह से हम लोग किसी पार्टिकुलर चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो भाई बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ कि एस.सी. वर्मा साहब ने कितने अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को स्टेप की सहायता से एक्सप्लेन किया है, सॉल्व किया है, जो कि जेई के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि ये एक ट्रेन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रही है। उसके अंदर एक बॉब है जो कि स्ट्रिंग से आपका हैंग किया हुआ है। तो बॉब वर्टिकल के साथ सर्टेन एंगल पर बेंट है, थीटा एंगल पर बेंट है, और इस थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बहुत से कंपटीशंस में इवन पूछे जा चुके हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी पांडे में डायरेक्ट नथिंग, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, डायरेक्ट आपको क्या है कि FBD ड्रॉ कर दिया गया। जबकि वहीं एस.सी. वर्मा साहब ने इसे बहुत ही क्लियर वे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि भाई बॉब पर अब कौन कौन से फोर्स लग रहा है, फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक एक चीज़ वहाँ पर आपको क्लियर किया गया है, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी है स्टार्टिंग फेज में आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। और तभी आप इनेबल हो पाएंगे, आप उतने सक्षम हो पाएंगे कि जेई में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड दे दिया जाए तो आप अप्रोच ले लेंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं एस.सी. वर्मा में ये क्यों इतने पॉपुलर हैं। देखिए, डीसी पांडे में एक बात है, डीसी पांडे में कुछ प्लस पॉइंट क्या है प्रॉब्लम्स की बात करें तो पहली प्लस पॉइंट तो ये है कि डीसी पांडे में जितने भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आपको दे दिए गए, जबकि एस.सी. वर्मा में सिर्फ और सिर्फ आंसर दिए गए हैं। हालांकि अब ये प्रॉब्लम नहीं रही। एस.सी. वर्मा के डिटेल सॉल्यूशन इवन मेरे चैनल पे, और इतने अच्छे सॉल्यूशन तो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, तो डिटेल सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ऑब्वियसली सॉल्यूशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सेल्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है अगर सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है तो। सेकेंड थिंग देखिए, डीसी पांडे में एक और क्या बात है कि अनडाउटेबली डीसी पांडे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एस.सी. वर्मा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, डीसी पांडे में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिफरेंट कंपटीशंस में पूछे जा चुके हैं। कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको कब बनाना होता है कि भाई आप थ्योरी पढ़ लिए, आपने किसी पार्टिकुलर बुक से न्यूमेरिकल को बना लिया, तब लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप अपने आप को चेक कीजिए कि अब हम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी बुक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपका आते जा रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सही जज नहीं कर पाएंगे कि भाई हम उस लायक हुए कि नहीं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में वो उसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उस हिसाब से ये सही नहीं है। जबकि एस.सी. वर्मा में क्या है कि ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही कम रेयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो डिफरेंट कंपटीशंस में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज भी आप कह सकते हैं इतनी पुरानी बुक होने के बाद भी इसके क्वेश्चंस जो हैं वो नए ही हैं। तो वही आपका टारगेट होना चाहिए। आपको इस तरह के बुक्स से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है
जहाँ पे PYQ कम से कम हो तब तो फिर आप अपने आप को जज कर पाएंगे लास्ट में PYQ सॉल्व करके। और इनफैक्ट अगर आपको यही काम करना है तो फिर इसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि इररलेस बेस्ट बुक है, जहाँ पे आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे ढंग से टू द पॉइंट दी गई है, रेफरेंस एज ए रेडी रेफरेंस एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, DC पांडे से कहीं बेहतर है। या फिर आपको PYQ को ही साथ साथ सॉल्व करना है तो इररलेस बेहतर है, जहाँ पे JEE के अलावा भी और भी उस लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं डिफरेंट कंपटीशन में जो पहले पूछे गए वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि SC वर्मा आज भी इतनी बेहतर क्यों है और SC वर्मा JEE के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।